वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज की अपनी इस वीडियो में हम मॉडल टेस्ट पेपर 8 को डिस्कस करेंगे एंड सबसे पहले हम सेक्शन ए से शुरुआत कर रहे हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, इफ़ द बाइनरी ऑपरेशन स्टार आपको कोई बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है ऑन एन डिफाइंड एज, तो आपको एक स्टार ऑफ बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है ए स्टार बी। कैसे खुलता है ये, पहले नंबर का क्यूब करते हैं, उसको ऐड कर देते हैं दूसरे नंबर के क्यूब के साथ। पहले वाले का क्यूब किया, उसको ऐड कर देना है दूसरे वाले के क्यूब के साथ। तो हमें चेक करना है देन स्टार इज, जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, नाइदर एसोसिएटिव नॉर कम्यूटेटिव, मतलब हमें कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी इसमें चेक करनी है। तो सबसे पहले आप कम्यूटेटिविटी देखिए होता क्या है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में ब्रीफ में जाएं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, ध्यान से देखिए। यदि ए स्टार बी, ए और बी पर हम कोई स्टार ऑपरेशन लगाएं और वो बराबर आ जाती है बी स्टार ए के, मतलब जो ए स्टार बी है वो बी स्टार ए के बराबर आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि जो स्टार ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है। सेम एसोसिएटिविटी, यदि ए स्टार, पहले हम बी स्टार सी में ऑपरेशन लगाएं और देन उसको जो रिजल्ट मिलता है उसका ए स्टार करें, उसको ए स्टार के साथ लगाएं, और या फिर ए स्टार बी में पहले लगा करके उसको सी के साथ ऑपरेट करें और ये दोनों रिजल्ट बराबर आ जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो स्टार बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव है। तो इसके लिए हमें यही चेक करना है। ए स्टार बी की वैल्यू तो हमें दे रखी है आपकी यहां पर, तो बी स्टार ए और निकाल लेते हैं हम। बी स्टार ए क्या होगा, देखो पहले वाले का क्यूब करना है, उसको ऐड कर देना है दूसरे वाले के साथ। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ध्यान से देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं, तो यहां से हम कह सकते हैं कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, दोनों बराबर आ गए। सो स्टार इज कम्यूटेटिव, तो स्टार क्या हो गया आपका, कम्यूटेटिव इन नेचर हो गया। देन इसके बाद अब हम एसोसिएटिविटी की ये वाली साइड निकालते हैं, ए स्टार बी स्टार सी, पहले इन दोनों में ऑपरेशन लगाएंगे। तो ए स्टार होता क्या है, पहले का क्यूब करना है, उसको ऐड कर देना है दूसरे के क्यूब के साथ, तो ये आ गई टर्म। अब फिर से इस पर हम ऑपरेशन लगाएंगे, तो पहले का क्यूब कर देना है, उसको ऐड कर देना है दूसरे के क्यूब के साथ, ये टर्म आएगी। इसको आप ओपन भी कर सकते हैं। अब हम राइट हैंड साइड को निकालते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। अब हम पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो इन पर कैसे लगता है, पहले का क्यूब उसको ऐड कर देंगे दूसरे के क्यूब के साथ, स्टार सी। अब इन दोनों पर लगाएंगे, तो पहले का क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्यूब प्लस सी क्यूब। अब जरा ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू तो ये आ रही है, यहां पर बी क्यूब प्लस सी क्यूब का क्यूब है और यहां ए और बी का क्यूब दे रखा है आपको, तो ये दोनों टर्म्स बराबर नहीं है। मींस ए स्टार बी स्टार सी ए स्टार बी स्टार सी के बराबर नहीं है। अब ये दोनों बराबर नहीं है तो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कम्यूटेटिव है बट एसोसिएटिव नहीं है। देन फर्स्ट का बी आप टिक करेंगे, कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। अब इसके बाद आप देखिए, इसके बाद हम क्वेश्चन सेकंड को देखते हैं। इसमें आपको एक इक्वेशन दे रखी है 2 इंटू 130x प्लस y0 1 2 5 6 1 8। अब देखिए यहां से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहां पे आ जाएगा 2 6 0 2x प्लस y0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 एंड 8। दोनों को ऐड कीजिए, यहां पर आ गया 2 प्लस वाई, 6 प्लस 0 6 हो गया, 0 प्लस 1 इज 1 एंड 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8।
यहां पर अब ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो इक्वल हैं, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, मतलब ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा। तो 2 + y इज इक्वल टू 5, 2 को इधर ले जाएंगे तो y बराबर आ गया आपका 3 के। ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा, तो 2x + 2 इज इक्वल टू 8, इसको इधर ले जाएंगे तो 2x इज इक्वल टू 8 - 2 इज 6। 2 से इसको 3 टाइम्स कैंसिल करेंगे, x इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू भी क्या आई है, 3 आई है, एंड y की वैल्यू भी क्या आई है, 3 आई है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको एक डिटर्मिनेंट दे रखा है इस तरीके से 5 - x, x + 1, 2, 4 एंड ये बराबर दे रखा है आपको 0 के। तो यहां से x की वैल्यू आपको इसमें निकालनी है, तो हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए इसकी मल्टीप्लाई इससे 4 × 5 - x -2 × x + 1 इज इक्वल टू 0। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, 4 × 20 - 4x -2x - 2 इज इक्वल टू 0। यहां पे 20 - 2 हो गया 18, इधर ले जाएंगे तो माइनस का 18, -4x -2x माइनस का 6x, माइनस से माइनस, 6 से 18 3 टाइम्स। तो यहां पर भी x की वैल्यू क्या आ रही है, इस क्वेश्चन के अंदर भी आपकी x इज इक्वल टू 3 मिल रहा है। तो क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है ये, बस आपको इस डिटर्मिनेंट को यहां पर सॉल्व करना है एंड इसको कंपेयर करते ही आपको x की वैल्यू इसमें मिल जाएगी। देन क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दे रखा है, इफ द फंक्शन f(x) डिफाइंड बाई, एक फंक्शन दे रखा है, इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई, देन द वैल्यू ऑफ k इज ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको f(x) एक फंक्शन दे रखा है such that kx + 1 if x is less than equal to pi and sin x if x is greater than pi। ओके, देखिए जरा ध्यान से, और ये पाई पर कंटिन्यूअस दे रखा है आपको, तो यहां पर k की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम इसमें LHL निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस, अब LHL के लिए फंक्शन क्या होगा, जहां पर x पाई से लेस है, मतलब ये वाला फंक्शन रहेगा kx + 1, और अब हम यहां पर जो x है उसको पुट कर देंगे पाई - h एज h टेंड्स टू 0। तो यहां पे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 k × पाई - h + 1, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 k पाई - kh + 1। अब k की वैल्यू को हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये जो kh वाली टर्म है ये तो 0 हो जाएगी, और यहां पर हमें मिलेगा k पाई + 1। इसके बाद हम निकालते हैं RHL, लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव, और RHL के लिए फंक्शन कौन सा रहेगा, जहां पर x जो है वो बड़ा है पाई से, मतलब ये वाला फंक्शन रहेगा sin x। यहां पर हम x को पुट कर देंगे पाई + h, ये साइड में नहीं आपको नीचे लिखना है, मैं स्पेस की कमी की वजह से यहां पर लिख रहा हूं। तो x को आपको पाई + h पुट करेंगे सच दैट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन पाई + h, और यहां पर हम फॉर्मूला लगा देंगे आपका साइन a + b का। तो साइन a+, या फिर आप डायरेक्टली भी h की वैल्यू यहां पर रख सकते हो, साइन a cos b + cos a sin b, साइन बाई साइन h, ओके। और यहां पर है लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन पाई 0 होता है, तो ये टर्म तो 0 हो गई आपकी, बची ये लिमिट h टेंड्स टू 0 cos पाई -1 × साइन h। अब h की जगह 0 रखेंगे तो -1 × साइन 0, और साइन 0 होता है 0, तो पूरी टर्म मल्टीप्लाई होके क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी हमें। अब इसके बाद हम निकाल लेते हैं f ऑफ पाई, x पाई के बराबर कहां पर है, यहां पर, तो यहां पर आ जाएगा kx + 1, और जहां पर भी इसमें x है वहां पर पाई डाल देंगे तो k पाई + 1। अब देखिए हमने LHL निकाल ली, RHL निकाल ली, f पाई निकाल ली। सिंस द फंक्शन is continuous at x is equal to pi,
देयरफॉर LHL जो है वो RHL के बराबर होगी एंड वो बराबर होगी F पाई के। तो यहां से LHL है K पाई प्लस 1, RHL 0, F पाई है K पाई प्लस 1। इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहां से K पाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको इस तरफ ले जाएंगे। K पाई इज इक्वल टू -1 एंड K इज इक्वल टू -1 अपॉन पाई। तो K की वैल्यू क्या आ रही है आपकी यहां पर? -1 अपॉन पाई आ रही है इस क्वेश्चन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है? द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। दो पैरामेट्रिक इक्वेशंस आपको दे रखी हैं एंड उनके लिए आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है आपको? x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/4 स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए हम सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? dy/dx के बराबर होता है। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को पहले थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट एंड सेकंड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहां पे आ जाएगा dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, यहां पर देखिए 3 पहले पावर का करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी cos स्क्वायर थीटा। अब cos थीटा का करेंगे तो वो होता है माइनस का साइन थीटा, माइनस आगे आ गया। नेक्स्ट dy/d थीटा, पहले पावर का करेंगे तो पावर आगे आएगी, उसमें से एक कम करेंगे और साइन थीटा का होता है cos थीटा। अब इस वाली इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देंगे तो dy/d थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन -3a इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। 3a से 3a कैंसिल हो गया, कॉस थीटा से एक पावर कैंसिल हो गई, साइन थीटा से एक पावर कैंसिल हो गई। तो dy/dx इज इक्वल टू आपका आ गया माइनस का tan थीटा। क्या आ गया है? माइनस का tan थीटा आ गया। ओके तो यहां पर हमने इसको पहले 3a साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, यहां पर इसकी वैल्यू लिख दी -3a कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा से एक पावर, कॉस थीटा से एक पावर कैंसिल हो गई। ओके तो हम थीटा की वैल्यू π/4 रख देते हैं इसके अंदर। तो dy/dx एट π/4, तो ये आ जाएगा माइनस का tan π/4 और ये हो गया माइनस का 1। ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर वो आपसे पूछ लेता भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालें तो आपका काम हो गया था, बट स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए आपको एक स्टेप और आगे बढ़ना होगा, क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर होता है आपका -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब -1 ये फॉर्मूले वाला और स्लोप ऑफ टेंजेंट है -1, तो इससे कैंसिल आ गया, वैल्यू क्या आई है 1। तो आपका जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है वो क्या आया है इस क्वेश्चन के लिए? वो आया है आपका यहां पर 1। तो इसमें हमने इसकी वैल्यू निकाल दी है। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या दे रखा है? एक इंटीग्रांड दे रखा है इस तरीके से साइन स्क्वायर x/2 dx। अब क्योंकि यहां पर हमारे पास साइन स्क्वायर का कोई सीधा फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो हम इसको मल्टीपल एंगल में ब्रेक करेंगे। देखिए कैसे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1 - cos x को हम लिखेंगे तो 1 - cos 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर और एंगल का आधा करते हैं। केवल साइन स्क्वायर x/2 को इधर रखो, 2 को इधर ले जाओ तो 1 - cos x/2। तो इस टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं, इसकी जगह इसको लिख सकते हैं बाय दैट फॉर्मूला। तो 1 - cos x 1/2 को बाहर ले लिया dx, 1 का इंटीग्रेशन x और cos x का होता है sin x प्लस c। तो इसके लिए इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आई है? 1/2 x माइनस साइन एक्स प्लस c। देन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपको उसको पढ़िए। क्या दे रखा है? इफ 2 इवेंट्स A एंड B आर इंडिपेंडेंट देन, हम जानते हैं कि यदि A और B इंडिपेंडेंट होते हैं तो PA इंटरसेक्शन B किसके बराबर होता है? PA इंटू
पीबी के बराबर होता है। ये कंडीशन आपको रिमेंबर रखनी है। जब भी वो आपके पास कंडीशन दे कि ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी को आपको हमेशा पी ए इंटू पी बी लिखना होता है। तो यहां पर ऑप्शन सी को आप इसमें टिक कर देंगे। देन क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या दे रखा है, इन ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 3। किसी भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन आपको क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज √2, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरिंग ऑफ एन इवेंट इज। ओके, मतलब उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। P डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट, Q डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग ऑफ इवेंट। तो जो मीन होता है, मीन क्या दिया है आपको यहां पर, मीन दिया है आपको यहां पर, मीन की वैल्यू है 3 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है आपको, मैं इसको SD से लिख रहा हूं, स्टैंडर्ड डेविएशन इज √2। मीन का फॉर्मूला होता है NP इज इक्वल टू 3 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट ऑफ NPQ इज इक्वल टू √2। दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो NPQ क्या आ गया आपका, 2 आ गया है। अब ध्यान से देखिए, ये चीजें आपको दे रखी है, Q निकालना है आपको, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग ऑफ इवेंट। NP की वैल्यू यहां रख दें हम, भाई इस NP की जगह हम यहां 3 रख सकते हैं, तो यहां आ जाएगा 3 इंटू Q इज इक्वल टू 2, इधर ले जाएंगे तो Q इज इक्वल टू 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग ऑफ एन इवेंट इज 2/3 फॉर दिस केस। देन इसके बाद जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, इफ द मीन ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 20 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4, देन द नंबर ऑफ ट्रायल्स आर। मतलब यहां पर वो इस n की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, मीन दे रखा है, मींस NP इज 20 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मींस अंडर रूट ऑफ NPQ, वो दे रखा है आपको 4। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो NPQ किसके बराबर आ जाएगा, 16 के बराबर आ जाएगा। अब आपके पास NP की तो जो वैल्यू है वो है 20 एंड यहां पर जो PQ की वैल्यू है वो है 16 आपकी। तो यहां पर हमें वैल्यू निकालनी है द नंबर ऑफ ट्रायल्स आर। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर n की वैल्यू हमें चाहिए। ओके, तो हम पहले इसमें q की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें NP की वैल्यू रख देंगे 20 इंटू Q इज इक्वल टू 16 और Q की वैल्यू को इस तरफ ले जाएंगे तो 16/20। Q की वैल्यू क्या आ गई, 16/20 आ गई। अब Q 16/20 है तो P हम निकाल सकते हैं। P बराबर होता है 1 माइनस Q के, और 1 माइनस Q मीन्स 1 माइनस 16/20, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मतलब किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी हो और ना होने की निकालनी हो तो 1 में से घटा दो, ना होने की दे रखी हो, होने की निकालनी हो तो 1 में से घटाकर एक दूसरे को हम निकाल सकते हैं। तो P की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 20 माइनस 16/20 4/20, ये P आ गया। अब यहां पर दोनों की वैल्यू रख दो P और Q की, n इंटू 16/20 4/20 इज इक्वल टू 16। थोड़ा सा जो टर्म्स कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर लें, 16 से 16 कैंसिल हो गया, 4 से 5 टाइम्स, तो यहां आ गया n/100 इज इक्वल टू 1। इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो n इज इक्वल टू 100, मीन्स नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है आपके यहां पर 100 आए हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो आपको बस ये याद रखना है कि मीन NP होता है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो होता है NPQ का रूट, और इसमें एक और चीज आपके पास आ सकती है वेरिएंस, और वेरिएंस आपका होता है NPQ के बराबर। बेसिकली वेरिएंस का रूट करने से ही हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिलता है। तो बस हमने टर्म्स को इधर उधर पुट करके सारी वैल्यूज निकाल ली हैं। एक क्वाइट सिंपल क्वेश्चन था। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या दे रखा है, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन वेक्टर। तो हमारे पास क्या है, लेट हम पहले वेक्टर को A वेक्टर नाम दे देते हैं, वो है I माइनस 2j प्लस k, एंड दूसरे वाले वेक्टर को हम B वेक्टर नाम दे देते हैं 4i कैप माइनस 4j कैप
+7 k कैप, ये दे रखा है। तो इस वेक्टर का प्रोजेक्शन हमें इस पर निकालना है। तो उसके लिए देखिएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज गिवन बाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और नीचे हम वो वेक्टर लेते हैं जिस पर प्रोजेक्शन हमें निकालना होता है। तो बी वेक्टर पर हमें प्रोजेक्शन निकालना है तो उसका मॉड्यूलस हम नीचे ले लेंगे। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करिए, 4 × 1 इज 1, -4 × -2 इज प्लस का 8, 7 × 1 इज 7, ये आ गया। अब बी वेक्टर का मॉड्यूलस कर दें नीचे, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 एंड 7 का स्क्वायर आपका आ गया 49। तो ऊपर ऐड करने पर तो मिल रहा है हमें 19, और नीचे 16 + 16 32 हो गया, 49, 9 और 2 11, यहां पे आ गया 81। तो √81 बराबर हो जाएगा 9 के। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या मिला है आपको? 19/9 मिला है। ये क्वेश्चन को उल्टा भी पूछ सकता था कि बी वेक्टर का ए वेक्टर पर निकालिए, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनता? तब भी आपका फॉर्मूला सेम रहने वाला था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब प्रोजेक्शन किस पर निकालना है? ए वेक्टर पर। तो ए वेक्टर का मॉड्यूलस अब हम नीचे लेते हैं, बस ये फर्क आएगा आपका। डॉट प्रोडक्ट ऊपर रहेगा दोनों का। जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना है उस वेक्टर का मॉड्यूलस हमें कहां लेना होता है? आपका नीचे लेना होता है उसके इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हमें इन दोनों लाइंस के बीच में क्या है? एंगल निकालना है आपका। तो उससे पहले आप फॉर्मूले को देखिए। ये दो स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म दे रखी हैं आपकी लाइंस की। तो पहली लाइन के लिए जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो है A1 B1 C1, दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं A2 B2 C2। तो इनके बीच में एंगल का फॉर्मूला क्या होता है आपका? A1 × A2 प्लस B1 × B2 प्लस C1 × C2 अपॉन √A1² प्लस B1² प्लस C1² इनटू में A2² प्लस B2² प्लस C2²। ये होता है एंगल का फॉर्मूला। मतलब ऊपर तो डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लाई और नीचे डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर का रूट लेना होता है हमें। तो बस अब यहां पर दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 4। देखिएगा ये अलग लाइन है, ये दूसरी लाइन है। तो x वाले की मल्टीप्लाई x वाले से, 2 × 4 इज 8 प्लस 2 × 1 इज 2 प्लस 1 × 8 इज 8। देन उसके बाद इन सभी का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का 1, अंडर रूट 4 का स्क्वायर आपका 16, 1 का स्क्वायर 1, 8 का 64। तो यहां पे आ गया 18 ऊपर, नीचे ये बना 9 का रूट होता है 3, और यहां 64 × 16 ये हो गया 80 + 1, तो 81 का रूट होता है 9, ये हो गया cos थीटा। 9 से 2 टाइम्स, तो cos थीटा किसके बराबर आ गया? 2/3 के। मीन्स थीटा किसके बराबर है आपका? cos इनवर्स 2/3 के बराबर है। तो इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है वो क्या आया है? cos इनवर्स 2/3 एंगल है इन दोनों लाइंस के बीच में आपका। देन क्वेश्चन नंबर 12 एक एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं, सॉल्व करना है आपको। तो ये तो क्वाइट एक प्रॉपर्टी भी है आपकी। क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसको सॉल्व करना है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2 है। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y किसके बराबर होगा? तो आप इन्हें डायरेक्टली याद रखें, ये बेसिकली फॉर्मूला है आपका कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y आपका π/2 है। तो cos इनवर्स x, ये फॉर्मूला नहीं है आपका, यहां पर साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x होना चाहिए, तब π/2 के बराबर होता है। तो यहां पर हम यहां पर इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। भाई cos इनवर्स x को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x किसके बराबर होता है? π/2 के। ये फॉर्मूला होता है आपका। तो यहां से हम cos इनवर्स x की वैल्यू निकालें तो इसको इधर ले जाएंगे, π/2 माइनस साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स y। अब यहां पर देखिए
ये हो गया आपका π/2 प्लस π/2, और ये बन गया 2π/2 माइनस, दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, ये प्लस का हो गया। इसकी वैल्यू हमें π/2 दे रखी है, तो ये आ गया आपका पाई माइनस π/2। 180 माइनस 90 भी किसके बराबर होगा? आपका π/2 के बराबर होगा। तो पहले समझे जरा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y π/2 दे रखा है। हमारे पास साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 के बराबर होता है। तो हमने अपना जो क्वेश्चन दे रखा था उसको ही सॉल्व करना शुरू कर दिया, और कॉस इनवर्स x को लिख लिया π/2 माइनस साइन इनवर्स x। कॉस इनवर्स y बन जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स y। देन इसके बाद दोनों को ऐड किया तो 2π/2 माइनस, दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो ये टर्म आ गई, और ये टर्म हमें π/2 के बराबर दे रखी है। सब्ट्रैक्ट करते ही आंसर क्या आया है? आपका π/2 आया है। तो थोड़ा सा देखिए, इसको ध्यान से देखना है आपको। यहां पर एंगल सेम होते हैं आपके, और साइन और कॉस होता है। एक साथ से देखने पर ये प्रॉपर्टी जैसा लग रहा था मुझे भी, तो थोड़ा ध्यान से आपको इसको करना है, कहीं ऐसा ना हो कोई प्रॉपर्टी समझ के इसमें π/2 लिख के आ जाए। वैसे इसमें तो सही हो जाएगा, बट आगे गलत भी हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, वो आपसे कह रहा है शो दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर। ओके, तो फंक्शन क्या दे रखा है आपको? f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 100। तो ध्यान से देखिए, हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। f डैश x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 3, तीनों में से 3 कॉमन ले लें, यहां आया x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1, और इसको जब हम ध्यान से देखें तो ये आएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वेयर। अब ध्यान से देखिए, 3 तो पॉजिटिव नंबर है और ये है स्क्वायर, और किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये टर्म आपकी क्या होगी? हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। तो हम कह सकते हैं आपका यहां पर ग्रेटर देन और ज्यादा से ज्यादा इक्वल टू 0 आ सकती है जब आप x इज इक्वल टू 1 डालेंगे। सो f(x) इज इंक्रीजिंग, f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन r। तो r के लिए जो फंक्शन है वो, मतलब कि जो x है वो रियल नंबर लें, तो ये जो फंक्शन है वो आपका क्या है? इंक्रीजिंग रहेगा। यदि f डैश x ग्रेटर देन 0 होता है तो वहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है आपका। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, क्या दे रखा है आपको? कि एक इंटीग्रल दे रखा है -π/2 टू π/2 साइन की पावर 5x। अब यहां पर देखिए, प्रॉपर्टी पर आ जाएं, -a टू a f(x) dx। तो ये जब भी माइनस से और प्लस नेगेटिव, -a से a लिमिट दे रखी हो आपको, तो हम फंक्शन को चेक करते हैं कि फंक्शन इवन है या फिर ऑड है। मतलब फंक्शन में x की जगह -x डालेंगे, और वो यदि माइनस बाहर आता है, -f(x) के बराबर आता है, तो फंक्शन होता है ऑड, और यदि f -x करने पर वो फंक्शन बन जाता है तो वो होता है इवन, और यदि ये ऑड आता है तो ये 0 के बराबर होता है आपका। यहां पर फंक्शन है साइन की पावर 5x, या फिर इसको आप ऐसा लिख सकते हैं साइन x की पावर 5। अब हम इसमें x की जगह -x डालेंगे, तो यहां आ जाएगा साइन -x की पावर 5, और हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है? आपका माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो इसमें से माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस साइन x की पावर 5। अब -1 की पावर ऑड नंबर, तो ये माइनस आएगा, और ये हो जाएगा साइन की पावर 5x। ये फंक्शन है तो -f(x) मींस f ऑफ -x किसके बराबर आया है? हमारा -f(x) के। मतलब फंक्शन क्या है? ऑड है। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी यूजिंग दैट प्रॉपर्टी। तो आपको बस ये चेक करना है कि फंक्शन इवन है या फिर ऑड है, और फिर आप प्रॉपर्टी को यूज करके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आपको दे रखा है, गिवन दैट A एंड B आर द इवेंट सच दैट। आपको A और B 2 इवेंट दे रखे हैं, सच दैट PA इज इक्वल टू 1/2 एंड PA यूनियन B
इज इक्वल टू 3/5 एंड पी बी इज इक्वल टू पी, और जो पी बी है वो क्या दे रखा है आपको, पी दे रखा है, सो दैट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ध्यान से देखिएगा, ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कब होते हैं, जब दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो क्या निकले, फाई निकले। मींस ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो फाई निकले, तो ए और बी क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं आपके। तो मैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तो वो होगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस। अब देखिए यहां पर ए इंटरसेक्शन बी तो फाई है, मतलब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 हो गया। तो यही आपको क्लियर रखना है, जब दो इवेंट्स आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दे रखे हो तो उनके इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 के बराबर होती है आपको। वो क्यों होती है कि क्योंकि उनके इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट कॉमन आता ही नहीं है आपका। अब हमें यहां पर इसको यूज करना है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता था, यहां पर देखिए, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ए यूनियन बी 3/5 है, पी ए 1/2 है, पी बी पी है और ये 0 है, इसको लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको इधर ले आओ। P इज इक्वल टू 3/5 माइनस 1/2, एलसीएम ले तो 10 आया, 5 2 10 6 हो गया, -5। तो P की वैल्यू क्या आई है आपकी यहां पर 1/10 आई है। तो बस आपको ये प्रॉपर्टी रिमेंबर रहेगी, तो इस फॉर्मूला की मदद से आप यहां पर PB की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये आपको एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, इसके लिए आपको मीन निकालना है। तो मीन क्या होता है आपका, मीन यदि ये x है, ये px है, तो समेशन ऑफ x इंटू px की जो वैल्यू होती है वही क्या होता है आपका मीन होता है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम आपस में, 0 इंटू ये 0 बन जाएगा, 12 इंटू 1 ये बन जाएगा 12/27, ये हो जाएगा 12/27 एंड ये हो जाएगा 3/27। अब इसका करना है हमें समेशन, तो ये आ जाएगा आपका 12/27 प्लस 12/27 प्लस 3/27। एलसीएम सेम, तो सभी ऐड हो जाएंगे आपस में, 12 और 12 24 प्लस 3 27। तो यहां पर जो मीन है जिसको हम जनरली म्यू से भी डिनोट करते हैं वो किसके बराबर है आपका 1 के बराबर है। इसको EX से भी डिनोट किया जाता है क्योंकि मीन को हम एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं आपका। तो इसके साथ सेक्शन A फिनिश हो गया है आपका। अब हम देखते हैं सेक्शन B। सेक्शन B में जो पहला क्वेश्चन नंबर 17 आपको दे रखा है वो क्या है, लेट FR2R गिवन बाई fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3, ये फंक्शन दे रखा है, शो दैट f इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ f। तो देखिए वो पहले कह रहा है कि f को इन्वर्टिबल शो करना है एंड देन उसके बाद इनवर्स भी निकालना है। तो देखिए इन्वर्टिबल होने के लिए फंक्शन, यदि कोई फंक्शन 1 1 और ऑन 2 दोनों होता है तो हम कह देते हैं आपका कि वो जो फंक्शन है वो क्या है आपका इन्वर्टिबल है। तो पहले हम इसको 1 1 और ऑन 2 प्रूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 सेक्शन बी से फंक्शन क्या दे रखा है 4x प्लस 3। अब देखिए हम क्या बोलेंगे, इसको प्रूव करने का तरीका है लेट x1, x2 बिलोंग्स टू आर डोमेन। ये डोमेन के एलिमेंट हैं आपके, और यहां पर हमने बोल दिया कि fx1 बराबर है fx2 के। अब fx1 की वैल्यू निकाल लीजिए आप, जहां पर भी x है वहां पर x1 डाल दें, तो 4x1 प्लस 3 हो गया, fx2 आ जाएगा 4x2 प्लस 3। अब यहां पर आया आपका 4x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4x1 इज इक्वल टू 4x2, 4 से 4 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2, सो f इज 1 1। f क्या हो गया 1 1 हो गया। मींस यदि fx1 fx2 के बराबर है तो x1 भी x2 के बराबर होना चाहिए आपका यहां पर। और ऐसा होता क्यों है, देखिए हमने पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन 1 1 तब होता है जब यहां के हर एलिमेंट के लिए यहां पर एक यूनिक इमेज मिले। तो यहां पर f मैपिंग डिफाइंड है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा।
ये थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं क्वेश्चंस आपके। हमने यहां से दो एलिमेंट लिए x1 और x2। x1 जैसे ही फंक्शन में डाला हमें मिला fx1, x2 को फंक्शन में डाला fx2, मतलब कि x1 की इमेज है fx1 और x2 की इमेज है fx2। अब हमने ये बोल दिया कि जो fx1 और fx2 है वो बराबर हैं, मतलब ये दोनों बराबर हैं, x1 x2, और ये बराबर है, मतलब दोनों इससे ही मैप कर रहे हैं। अब दो एलिमेंट्स की सेम इमेज होगी तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। अगर fx1 और fx2 बराबर हो गए तो x1 और x2 को भी बराबर होना पड़ेगा, सो दैट हम कह सकें कि इनकी क्या है, आपकी सेम इमेज है। आ रही बात समझ में? देखिए यहां पर कि x1 x2 अगर ये सेम होते हैं या फिर ये सेम होते हैं तो इनको भी सेम होना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि हर एलिमेंट की वहां पर एक यूनिक इमेज एग्जिस्ट कर रही है। इसके पीछे का कंसेप्ट यही है कि यहां x1 की इमेज fx1 थी, x2 की इमेज fx2 थी। अगर ये बराबर होते हैं तो इनको बराबर होना चाहिए, या फिर ये बराबर होते हैं तो इनको भी बराबर होना चाहिए। दोनों आपस में होते हैं तभी हम कह सकते हैं फंक्शन 1 1 है, क्योंकि अगर इनमें से एक भी बराबर नहीं हुआ तो यूनिक इमेज नहीं मिलेगी, यूनिक इमेज नहीं मिलेगी तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा आपका। तो 1 1 ये हो गया। देन इसके बाद हम प्रूव करते हैं ऑन टू। तो जो भी फंक्शन हमें दे रखा है उसको हम ले लेते हैं y के बराबर। फंक्शन दे रखा है 4x + 3 = y। यहां से x की वैल्यू निकाल लिए, अगर x की वैल्यू मिल जाती है तो ये ऑन टू बन जाएगा y - 3, x = y - 3/4 बिलोंग्स टू R डोमेन। अब देखिए यहां पर कि हर एक y के लिए हम जनरली मानते हैं कि x यहां पर है और y यहां पर है, ये डोमेन होती है, ये होती है कोडोमेन आपकी। अब कोडोमेन के हर y के लिए हमें एक x मिल रहा है, मतलब हर एलिमेंट के लिए हर एक y के लिए हमें x टाइप की प्री इमेज मिल रही है। और यही तो होता है कि हर एलिमेंट की यदि यहां पर एक प्री इमेज मिल जाए तो हम कह देते हैं कि फंक्शन ऑन टू होता है आपका। तो यहां पर हम बोलेंगे फॉर एवरी एलिमेंट y बिलोंग्स टू R कोडोमेन, कोडोमेन के हर एक y के लिए देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज x बिलोंग्स टू R। ठीक है, अब हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज मिल रही है, सो f इज ऑन टू, f इज ऑन टू। तो f क्या हो गया? ऑन टू हो गया, हेंस f इज इनवर्टिबल। तो f जो है वो क्या है आपका? इनवर्टिबल फंक्शन है, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो f यहां पर इनवर्टिबल फंक्शन है आपका। f इनवर्टिबल हो गया तो हम इसकी इनवर्स निकाल सकते हैं। तो टू फाइंड f इनवर्स, तो इसका जो क्वाइट सिमिलर है ये ऑन टू प्रूव करने से fx को y के बराबर मानेंगे। तो fx क्या है? 4x + 3 = y। इसको इधर ले जाएंगे तो y की x की वैल्यू मिलेगी y - 3/4। और यहां से यदि हम x निकालें तो x बराबर होता है f इनवर्स y के। तो x को हम रख सकते हैं f इनवर्स y = y - 3/4। तो ये f इनवर्स y आ गया। f इनवर्स y है, हम f इनवर्स x निकाल सकते हैं, जहां पर भी y है इसमें x डाल दो। f इनवर्स x = x - 3/4। तो ये हमने निकाल लिया इनवर्स है इस फंक्शन के लिए। तो ये इनवर्स निकालने का प्रोसेस सेम रहता है आपका। पहले आपको इसे 1 1 प्रूव करना है, ऑन टू प्रूव करना है, देन उसके बाद यदि ये इन्वर्टिबल होता है तो आपको इसका इनवर्स भी निकाल देना है। देन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 18 आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 18, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x = π/2 प्रूव करना है कि ये π/2 के बराबर है। तो हम इसकी LHS ले लेंगे, टेकिंग LHS साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। यहां पर हम x को साइन थीटा पुट कर देंगे सच दैट थीटा जो है वो किसके बराबर है?
साइन इनवर्स एक्स के बराबर है। तो पुट कीजिए साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा प्लस कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहां मिलेगा हमें थीटा प्लस इस कॉस थीटा, सॉरी यहां पर साइन थीटा पुट करना है, एक्स की जगह साइन थीटा। इस साइन थीटा को हम ब्रेक कर सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा में। भाई कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। अब कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आएगा थीटा प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा। थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, यहां पे बचा पाई बाई 2 और वही क्या है आपकी राइट हैंड साइड है। तो मतलब हमने प्रूव कर दिया कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, आपका पाई बाई 2 के बराबर होता है। यह प्रोसेस फॉलो करनी है। एक्स को साइन थीटा पुट करते ही आपका जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा। अब जो इसमें क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 है वो एग्जैक्टली दोनों सेम लास्ट मॉडल टेस्ट पेपर में हमने उन क्वेश्चंस को कवर किया था। आप इन क्वेश्चंस को वहां से देख सकते हैं। उस वीडियो का जो लिंक है मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप क्वेश्चन नंबर चेक कर लेना कि ये कौन से नंबर पर दे रखे हैं। मेरे हिसाब से तो ये एक या दो ऊपर नीचे होंगे। यहां पर ये 19 है, वहां पर 20 या 21 होंगे आपके। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप इन्हें देख सकते हैं। दोनों ही क्वेश्चंस लास्ट मॉडल टेस्ट पेपर में आपको दे रखे हैं, तो ये वहां से आप कवर कर लेंगे। देन इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय। तो ये किसी की ये समझ सकते हो कि रेवेन्यू होती है कमाई। किसी भी कंपनी में आप एक्स यूनिट सेल करते हो तो उसकी कमाई आप इससे निकाल सकते हो। मतलब 1 यूनिट सेल करते हो तो 1 रखो, कमाई मिल जाएगी आपको। 2 यूनिट सेल करते हो तो आप 2 रखें, इसके अंदर 2 पुट करें और आपको इसकी कमाई मिल जाएगी। तो ये रेवेन्यू निकालने के लिए उन्होंने इक्वेशन दे दी, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन एक्स इज इक्वल टू 7। अब मार्जिनल रेवेन्यू को समझिए पहले होता क्या है। जो मार्जिनल रेवेन्यू है आपका वो बेसिकली उसकी डेफिनेशन को यदि हम पढ़ें तो वो कहती है, ये बेसिकली कॉमर्स का कंसेप्ट है आपका। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या कहता है कि यदि आप रेवेन्यू मतलब कमाई में, जो कमाई हमें हो रही है, रेवेन्यू हमें मिल रहा है, उसमें 1 यूनिट को बढ़ा दें। मतलब यहां आप मान लो x यूनिट बेच रहे थे, यहां पर आप 1 यूनिट बढ़ा दें तो जो रेवेन्यू में चेंज आता है उसी को हम क्या कहते हैं, आपका मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। तो यहां पर आप इसे ऐसा बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू यूनिट्स। और ये टर्म किससे रिलेट करती है आपकी, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू यूनिट्स। यूनिट्स क्या है हमारी, x है। तो dr ओवर dx निकालना है आपको जब x 7 दे रखा है। ये क्वाइट सिंपल सा कंसेप्ट था। तो अब इसमें आप dr ओवर dx निकालिए, 26x प्लस 26। अब इसमें आप x की वैल्यू रख देंगे dr ओवर dx एट x इज इक्वल टू 7। ये हो जाएगा 26 इंटू 7 प्लस 26। इसकी मल्टीप्लाई इससे कीजिए, 182 प्लस 26 ये हो गया 8208। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, जब आप 7 यूनिट सेल करते हैं तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू है यूनिट्स के हिसाब से वो 208 होगा, या फिर मार्जिनल रेवेन्यू 208 मिलेगा आपको। देन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो क्या दे रखा है आपको, शो दैट द फंक्शन गिवन बाई fx इज इक्वल टू 5x प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। मतलब हर एक x जो r से बिलोंग करती है उसके लिए ये फंक्शन क्या होना चाहिए, आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो इसके लिए आप देखिए, मैं थोड़ा सा आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कंसेप्ट बताता हूं पहले, मे बी आपको पता हो तो भी दोबारा देख लीजिए उसको, उससे आपको क्वेश्चन समझना थोड़ा इजी रहेगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का जो ग्राफ है वो ऐसा बनता है कुछ। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसा होता है जो हमेशा इंक्रीज होता है आपका। अब यहां पर हम कोई पॉइंट मान रहे हैं x1,
ठीक है, यहां पर हमने कोई पॉइंट ले लिया x1, तो यहां पर ये फंक्शन है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, fx1 हो जाएगा, जिसको हम y भी कहते हैं आपका। तो ये fx1 हो गया इसके रेस्पेक्ट में। यहां पर कहीं हम x2 पॉइंट मान लेते हैं, और इसके रेस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ये fx2 हो जाएगा। अब देखिए, मैं ऐसा बोलता हूं, ये x एक्सिस है, यहां पर ये x1 छोटा होगा और x2 क्या होगा, बड़ा होगा। मींस x1 इज ग्रेटर देन x2, ऐसा बोल दिया, सॉरी x1 इज लेस देन x2। जो x1 है वो x2 से छोटा है, और ये y एक्सिस है, यहां पर आने वाली वैल्यू छोटी होगी और यहां पर आने वाली वैल्यू बड़ी होगी। तो fx1 भी किससे होना चाहिए, छोटा होना चाहिए fx2 से। ध्यान से समझिएगा कंडीशन को कि x1 छोटा है यदि x2 से, तो जो fx1 है वो भी छोटा होना चाहिए आपका fx2 से। तो जो फंक्शन है वो क्या होता है आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का भी थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं, कोई नहीं, वीडियो थोड़ी बड़ी होगी बट देख लें उसको भी। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए फंक्शन इस तरीके से होता है ग्राफ, मतलब जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता रहता है आपका। यहां पर हम पॉइंट मान लेते हैं x1, यहां पर पॉइंट मान लेते हैं x2, इसके रेस्पेक्ट में ये होगा आपका fx1 और ये होगा आपका fx2। अब x1 जो है वो छोटा है किससे, x2 से, क्योंकि x1 छोटा है x2 से। बट यहां पर देखिएगा, ये वाला छोटा है, ये बड़ा है। fx2 जो है वो छोटा है fx1 से। देखो यहां पर टर्म उल्टी हो गई है, यहां x1 छोटा था x2 से, तो जो fx1 था वो भी छोटा आ रहा था fx2 से। बट यहां पर x1 तो छोटा है x2 से, बट जो फंक्शन है वो उल्टे हो गए हैं। अब जो fx1 है वो ऊपर है और fx2 नीचे है, तो fx2 इज लेस देन fx1। यहां पर जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। ये कंडीशन आपको मेमोराइज रखनी है इसके लिए। देन अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा था हमें, fx इज इक्वल टू 5x प्लस 1, ये दे रखा है। तो मुझे इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है। तो मैं मान लेता हूं लेट x1 इज ग्रेटर देन x2 बिलोंग्स टू r। पहले हम मान लेंगे x1 x2 बिलोंग्स टू r सच दैट कि जो x1 है वो बड़ा है x2 से। अब मुझे fx1 को fx2 से बड़ा दिखाना है। मैं दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा 5x1 इज ग्रेटर देन 5x2। दोनों तरफ हम 1 ऐड कर सकते हैं, 5x1 प्लस 1 इज ग्रेटर देन 5x2 प्लस 1। आप इस टर्म को ध्यान से देखिए, यहां fx1 निकालोगे, x की जगह x1 रखोगे तो fx1 प्लस 1, तो ये टर्म हो गई आपकी fx1 और ये टर्म हो गई आपकी fx2। ध्यान से देखिएगा, x1 बड़ा था x2 से लिया हमने और fx1 भी fx2 से बड़ा आ गया, तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई। देन हम कह सकते हैं f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो f जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा किस पर, r पर आपका। तो मैंने इसीलिए आपको ये समझाया, अगर मैं डायरेक्टली ये कंडीशन बोलता तो आपके शायद ये समझ में नहीं आता कि ये कैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। तो ये आपको थोड़ा सा मेमोराइज रखना है और फिर इससे आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूव कर सकते थे। अब आप ये सोचें, सर हमने तो एक दूसरा तरीका पढ़ा है कि क्रिटिकल वैल्यूज निकाल के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूव करने का, तो वो आपने इंटरवल्स निकालने के लिए पढ़ा है। बट ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि x की हर वैल्यू के लिए प्रूव कीजिए, तो ये तरीका हमें काम में लाना होता है। फिर यदि वो कहता है कि फंक्शन को हर पॉइंट पर प्रूव कीजिए, तो फिर हम इस मेथड पर आते हैं और इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं आपका। देन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो क्या दे रखा है आपको, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन ये आपको दे रखा है, 1/x dx। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, हो गया, लिमिट्स लग दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहां पर log m माइनस n को हम लिख सकते हैं log m/n, तो यही प्रॉपर्टी हम लगा देंगे, तो ये बन जाएगा log 3/2
और यही क्या है, आंसर है आपका इस इंटीग्रल के लिए। तो सिंपल आपने इंटीग्रेशन किया और लिमिट्स को पुट किया। देन इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्या कह रहा है, यहां पर आपको एक इंटीग्रल दे रखा है, लेट i इज इक्वल टू 1/1 माइनस साइन एक्स dx। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, डेनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो डेनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अपर टर्म तो यहां पर आ जाएगी 1 प्लस साइन एक्स, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है आपका कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। दोनों के अपॉन में लिखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स dx, और यहां पर एक को तो लिख लेंगे हम साइन के नीचे, वो बन जाएगा tan x, और एक जो दूसरा कॉस है वो ऊपर जाके हो जाएगा सेक x। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, tan x होता है, और सेक x इंटू tan x का होता है सेक x प्लस सी। तो यहां पर ये जो इंटीग्रेशन है आपका, इंटीग्रैंड है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, tan x प्लस सेक x प्लस सी मिलेगी आपको इस क्वेश्चन के लिए।